नमस्कार दोस्तों, मैं इसके मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उत्तरी विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण काल। आज हम इसका अध्ययन करने जाएंगे। ये हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट नवपाषाण काल के अंतर्गत एक सब टॉपिक है उत्तरी विंध्य क्षेत्र। इसके बाद इसमें हमें पढ़ना है गंगा का मध्यवर्ती मैदान। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में नवपाषाण काल। सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट में इन तीन टॉपिकों को पढ़ना है और उत्तरी विंध्य क्षेत्र को हम जिन छोटे छोटे टॉपिकों में बांट करके देखने वाले हैं ताकि बड़ा टॉपिक हमें आसानी से समझ आ सके, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टॉपिकों में तोड़ के पढ़ेंगे। तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार, दूसरा जो टॉपिक होगा वो हमारा प्रमुख पुरास्थल, तीसरा टॉपिक आवास, चौथा उपकरण, पांचवा मृदभांड, छठा कृषि एवं पशुपालन एवं सातवां हम इसके कालानुक्रम की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, 4 से 5 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें भौगोलिक विस्तार का, तो देखिए जैसे उत्तरी विंध्य क्षेत्र, इसका नाम उत्तरी विंध्य क्यों पड़ा? क्योंकि ये जिस एरिया का हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये विंध्य के पर्वत के उत्तरी छोर या उत्तरी ओर स्थित होने के कारण इसे उत्तरी विंध्य क्षेत्र कहा जाता है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यह 2 राज्यों को टच करता है, एमपी एंड यूपी। यूपी में इसके 3 पुरास्थल हैं और एमपी में इसके 2 पुरास्थल हैं। बात और यूपी के जिन जिन जिलों को ये क्षेत्र टच करता है उसकी बात करें, उसमें भी 3 जिले हैं। कौन कौन सा? इलाहाबाद, मिर्जापुर और जो हमारा तीसरा जिला है वो है बांदा। और मध्य प्रदेश के केवल एक जिले को ये टच करता है। कौन सा जिला? सीधी जिला। तो उत्तरी विंध्य क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है? तो उत्तरी विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा बांदा जिले में फैला हुआ क्षेत्र है। तथा इसमें एक पुरास्थल, जो 2 प्रमुख पुरास्थल है इसके, वो है एमपी में सीधी जिले में आते हैं जो सोन नदी के तट पर स्थित है। लेकिन हमें जो विस्तृत रूप से अध्ययन करना है वो यहाँ पे तीनों पुरास्थल जो यूपी के इलाहाबाद और मिर्जापुर के बॉर्डर पर तीनों पुरास्थल स्थित हैं, इन्हीं का अध्ययन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने ये सभी भौगोलिक विस्तार देखा, तो आइए उसके प्रमुख पुरास्थल देखते हैं। यदि हम प्रमुख पुरास्थलों की बात करें तो टोटल इसके 5 प्रमुख पुरास्थल हैं। पिछले वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट किया था, सर आप बहुत छोटा लिखते हैं जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता है। तो आज हम बड़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी को देखने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। तो जो प्रमुख पुरास्थल है वो 2 नदियों के तट पर स्थित है। पहला जो है, यदि हम बेलन नदी की बात करें तो बेलन नदी के तट पर कौन कौन से पुरास्थल स्थित हैं? तो कोल्डिगवा, महागड़ा और पंचो, ये 3 प्रमुख पुरास्थल है। और यही बेलन नदी की एक सहायक नदी है अथवा इसके तट पर स्थित है इंदौरी। ये प्रमुख पुरास्थल नहीं, लेकिन यहाँ से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और एमपी के यदि हम बात करें, जो सोन नदी के तट पर स्थित है दोनों पुरास्थल, उनमें से कौन कौन सा है? तो एक है कुंझुन और जो दूसरा है वो है हमारा कौन सा? ललनहिया। ये 2 प्रमुख पुरास्थल सोन नदी के तट पर स्थित हैं। और ये 3 पुरास्थल कोल्डिगवा, महागड़ा और पंचो, ये तीनों बेलन नदी के तट पर स्थित हैं। कोल्डिगवा बाएं साइड में, महागड़ा दाहिने साइड में और महागड़ा से 2.5 किलोमीटर दूरी पर पंचो स्थित है। तो हमने इनके सभी प्रमुख पुरास्थलों को एक बार में नजर में देख लिया। अब आइए जो हमारे प्रमुख पुरास्थल हैं, यानी ये जो 3 हैं, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट एवं सेकंड यूनिट है, यदि फर्स्ट यूनिट के हम डेफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स टॉपिक को छोड़ दें, वहाँ पे जितना भी है, चाहे वो सोन नदी घाटी सभ्यता हो या बेलन नदी घाटी सभ्यता हो, और सेकंड यूनिट की बात करें तो चाहे मध्य पाषाण काल का उत्तरी विंध्य क्षेत्र एवं गंगा प्लेन हो या फिर चाहे नवपाषाण काल का उत्तरी विंध्य क्षेत्र या गंगा प्लेन हो, ये सारे टॉपिक जो है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा खनित ही किए गए हैं। इस वजह से भी आपके सिलेबस में और ये महत्वपूर्ण भी है, इस वजह से है। तो आइए प्रमुख शुरुआत करते हैं हम पहले। तो जो पहला प्रमुख पुरास्थल है हमारा वो है कोल्डिगवा।
कोल्डिघवा की बात करें तो कोल्डिघवा बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये इलाहाबाद से लगभग 75 किलोमीटर दूर, आप मिर्जापुर साइड में जाएंगे तो वहां पर ये पूरा स्थल पड़ता है। और यदि हम इसकी खोज की बात करें तो सन 1964 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर बाद में यहाँ पे उत्खनन कार्य की बात करें तो इसमें दो अन्य श्रेणी में उत्खनन कार्य होता है। 1972 से लेकर के 75 तक उत्खनन कार्य चलता है। 1964 में इसकी खोज होती है, जिसपे मात्र छोटे या सीमित कहें तो सीमित उस पे जो है उत्खनन कार्य होता है। लेकिन 1972 से लेकर 1975 में जब होता है उसके बाद इसमें लंबा उत्खनन कार्य चलता है, जहाँ पे 500 बाई 200 मीटर के एरिया पर उत्खनन कार्य किया जाता है। और यहाँ से हमको 1.9 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव प्राप्त होता है। और केवल कोल्डिघवा ही एक ऐसा पूरा स्थल है जहां हमें एक से अधिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? पहला नवपाषाण काल का जो 45 सेंटीमीटर मोटा जमाव है। दूसरा हमें मिलता है ताम्रपाषाण काल का। और तीसरा मिलता हमें आरंभिक लौहयुगीन संस्कृति के अवशेष हमें कोल्डिघवा से प्राप्त होते हैं। कोल्डिघवा को एक बार पुनः नजर में देखिए। कोल्डिघवा इलाहाबाद की मिर्जा तहसील लगती है, वहां पर स्थित है बेलन नदी के बाएं तट पे। इसकी खोज 1964 में हुई थी। बाद में यहाँ 1975 तक उत्खनन कार्य चला है। 500 बाई 200 के एरिया में यहाँ पे उत्खनन कार्य हुआ है। यहाँ से हमें 1.90 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव प्राप्त होता है, जहाँ से हमें 3 संस्कृतियां नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल एवं आरंभिक लौहयुगीन संस्कृति के बारे में पता चलता है। अब आइए इसके बाद हम बात करें तो यहाँ से हमें कौन से तो प्रमुख स्थल बचे हुए हैं। यदि हम बात करें तो बचा हुआ है हमारा पंचो और महागढ़ा। पंचो की बात करें, इसका जो खोज होती है वो 1975 से लेकर 76 के मध्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा होती है। और यहाँ से हमें 60 सेंटीमीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव मिलता है। यहाँ से केवल नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और जो यहाँ पे मुख्य रूप से मिलता है वो क्या मिलता है? कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। तो ये हमारा पंचोग था। अब ये इसके बाद हम बात करें तो महागढ़ा। महागढ़ा की बात करें तो यहाँ पे उत्खनन कार्य 2 सत्रों में हुआ था। एक 1975 से लेकर के 76 तक तथा 1976 से लेकर के 77 तक 2 सत्रों में यहाँ पे उत्खनन कार्य हुआ। और यहाँ से हमको जो मोटा जमाव मिलता है वो 10.260 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव मिलता है। ठीक जमाव मिलता है। और यहाँ से हमें केवल नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो देखिए हमने उत्तरी विंध्य क्षेत्र को देखा। उत्तरी विंध्य क्षेत्र में हमारे जो प्रमुख स्थल थे वो 5 प्रमुख स्थल थे, जिनमें हमें 3 का अध्ययन करना है विस्तृत रूप से। पंचो, महागढ़ा और कोल्डिघवा। देखिए इनके बारे में जो साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे हम विशेष रूप से विस्तृत व्याख्याना करके उन्हें अलग अलग कैटेगरी में, जैसे जो क्षेत्र आवास में मिले हैं उनको आवास में देख लेंगे, जो उपकरण में मिले हैं उन्हें उपकरण में देख लेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पढ़ाना फिर उसके बाद वहाँ पढ़ाना केवल वीडियो को लेंथी करना होगा, इसलिए हम उसको उसी क्रम में देखते चलेंगे जहाँ जहाँ पर हमने देखा था।
यदि हम महागढ़ा की बात करें तो यहाँ पर 1622 वर्ग मीटर उत्खनन कार्य हुआ है और यहाँ का जो 2.6 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव प्राप्त हुआ है यह 6 उपकालों में बटा हुआ है। ये जो प्रमुख बिंदु थे आपके प्रमुख पुरास्थल के थे। अब आइए जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आवास के। देखिए यहां से हमें क्रम विन्यास में स्तंभ गर्त मिलते हैं जहां से अनुमान लगाया जाता है यहाँ से जो हमें कि गोलाकार एवं अंडाकार आकार की झोपड़ियां यहाँ के मानव बनाते रहे होंगे तथा झोपड़ियों के निर्माण में घास फूस का इस्तेमाल करते रहे होंगे। अब एक सेंटेंस आता है स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त होता क्या है? किसी लकड़ी को गाड़ने की जमीन में जो गड्ढा खना जाता है उसे ही स्तंभ गर्त कहते हैं, चाहे वो बांस हो या लकड़ी का टुकड़ा हो या कोई पिलर हो। देखिए लकड़ी को झोपड़ी को टिकाने के लिए वो पिलर के रूप में जिन लकड़ियों का यूज करता था उनको जमाने के लिए धरती पे या जमीन पे जमाने के लिए जिन गड्ढों का उपयोग करते थे उन्हें ही स्तंभ गर्त कहा गया है। और यहाँ पे हमें जो झोपड़ियां मिली हैं वो गोलाकार या तो अंडाकार साक्ष्य में हमें मिली हैं, जिनका डायमीटर की बात करें तो ये हमें 4.60 से 6.40 मीटर तक मिलती हैं, व्यास की मिलती हैं। यहाँ पे हमें जो झोपड़ियां प्राप्त होती हैं 4.60 से 6.40 तक हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और स्तंभ गर्त क्या है? जो हमें क्रम विन्यास में ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, फिर एक निश्चित दूरी पे 1 से 2 मीटर की दूरियों पे हमें स्तंभ गर्त मिलते हैं। एक पिलर यहाँ पे लगा है, एक पिलर यहाँ पे लगा है, एक पिलर यहाँ पे लगा है। कई झोपड़ियां तो हमें केवल अकेले मिली हैं तथा कई झोपड़ियां ऐसे मिली हैं जो गोलाकार क्षेत्र में कई झोपड़ियां होती थी। तो ये अनुमान लगाया जाता है ये एक घर के कई भाग रहे होंगे जो अलग अलग झोपड़ियों के रूप में निर्मित किए गए थे। क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है कि चाहे उनका घर हो या इनके पशुओं का बाड़ा भी आप आगे देखेंगे या इनके झोपड़ी या चाहे जिसकी भी बात करें, यहाँ पे निर्माण किस प्रकार करते थे? या गोलाकार या अंडाकार ही झोपड़ी का निर्माण करते थे। अब हम यहाँ से बात करें इनकी झोपड़ियों के अंदर से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण, सिल और लोढ़ा, और यहाँ से बात करें सिल लोढ़े के अलावा जो है कुल्हाड़ी, अधजली, हड्डियां आदि यहाँ से हमें साक्ष्य इनके अंदर से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मिट्टी के बर्तन की। यहाँ के मानव के जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उनका निर्माण किस प्रकार होता था और वो कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन थे। देखिए यहाँ पे हम आपको कोई डिस्क्राइब नोट्स नहीं लिखा रहे हैं, हम चीजों को केवल आपको समझाते चल रहे हैं। यदि बात रही नोट्स की तो आप लोग स्वयं बना लीजिएगा, नहीं तो फिर हम आपको लिख करके नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे तथा लिंक जो है आपको वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। और जिनको सिलेबस ना मिल रहा हो वो हमारे सिलेबस वाले वीडियो पे जाएं, वहां पे उसको देखें तथा उसके कमेंट बॉक्स में आपका पूरा सिलेबस जो है फर्स्ट पेपर का वो पिन किया गया है। उस लिंक पे आप जाकर के अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब आइए बात करते हैं मृदभांड की। यहाँ से जो हमें मृदभांड प्राप्त होते हैं वो हस्त निर्मित प्राप्त होते हैं, मोटे गढ़न के प्राप्त होते हैं और सामान्यतः जो है हल्के लाल रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं पर आपको काले रंग के देखने को मिलेंगे, लेकिन सामान्यतः जो ज्यादा मिलते हैं वो हल्के लाल रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जो हमें मृदभांडों के प्रकार मिलते हैं देखने को, यहाँ पे हमें 3 प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे पहला मृदभांड है वो है डोरी छाप मृदभांड।
देखिए जो डोरी छाप मृदभांड है उसमें कुछ और नहीं है, ये मृदभांड ऐसे प्राप्त हुए इनके बाहरी हिस्से पे, मान लीजिए कोई ये मृदभांड है, इसके बाहरी हिस्से पे यहाँ पर रस्सी के छाप दिखाई देते हैं। हो सकता है इनका उपयोग झोपड़ी में कुछ सामग्री टांगने के लिए किया जाता रहा हो, ताकि वो जानवरों से या बच्चों से सेफ बचा रहे, इसलिए ऐसे मृदभांडों का निर्माण किया जाता था। वहां पे क्या होता है, इनके बाहरी हिस्सों में डोरियों के छाप देखने को मिलते हैं, या तो ये यहाँ से प्राप्त होते हैं या फिर ये आपको वियतनाम के पुरास्थल पे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ से इनकी भी डेटिंग भी की जाएगी, तो जहां में 6000 ईसा पूर्व तक की इसकी डेटिंग देखने को मिलती है। तो डोरी छाप मृदभांड, इसमें हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, इसमें यदि हम बात करें तो कटोरे तथा घड़े देखने को मिलते हैं। अब आइए अगले बात करते हैं, तो अगला कौन सा है, खुरदुरा। खुरदुरा मृदभांड, देखिए खुरदुरा मृदभांड में क्या होता था, ये बनाते थे निचले हिस्से को हाथ से जानबूझ के खुरदुरा कर दिया करते थे। हो सकता है वो इस बर्तन का या इस मृदभांड का निर्माण इस उद्देश्य से करते हो कि जब बर्तन को कहीं रखा जाए तो फिसले ना या गिरे ना, इस वजह से नीचे की सतह को खुरदुरा कर देते थे ताकि जमीन से उसकी पकड़ बनी रहे। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, तसले, तस्तरी, कटोरे तथा हड्डी के बर्तन प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे तसला हो गया, तस्तरी हो गया, कटोरा हो गया, इन सभी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इन सभी का उपयोग हम धरती पर रखने के लिए इस वस्तुओं को करते हैं। इसीलिए इसके निचले हिस्से को खुरदरा कर दिया जाता ताकि ये फिसले ना, फिसल के इसमें रखी हुई सामग्री जो होती थी वो गिरे ना। इसके बाद जो आता है वो आता है लाल काली चमकीली मृदभांड। लाल काली चमकीली मृदभांड की बात करें, इसमें कुछ भी अलग सा मृदभांड नहीं है, समान मृदभांड की वजह से होता था। बस इसमें क्या करते थे लोग, पकाने के बाद इसके बाहरी हिस्से को किसी विशेष प्रकार के औजार से रगड़ रगड़ करके चमका दिया करते थे। यदि इसमें बात करें तो इसमें कौन कौन से बर्तन हैं, तो कटोरे, तसले, घड़े। कटोरे, तसले तथा घड़े यहाँ से हमें मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। तो हमने यहाँ के मृदभांड को देखा, तो यहाँ के मृदभांड कैसे थे, हस्त निर्मित, मोटे गठन के तथा हल्के लाल रंग के सामान्यता हैं। यहाँ पर हम लिख दें, नहीं तो आप लोग फिर कहेंगे कि सब काले मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः हल्के लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए। इनके मृदभांडों के 3 प्रकार थे, डोरी छाप मृदभांड, खुरदुरे मृदभांड, लाल काली चमकीले मृदभांड। डोरी छाप मृदभांड की बात हमने आपको बताया जैसे कि बर्तन के बाहरी हिस्से पे हमें डोरी या रस्सी के छाप देखने को मिलते हैं। खुरदुरे मृदभांड की बात करें तो इनके निचले हिस्से को जानबूझ के हाथों से खुरदुरा कर दिया करते थे पकाते वक्त, जिससे कि बर्तन फिसले ना, गिरने पर या उसमें रखी हुई वस्तु गिरे ना। लाल चमकीले मृदभांड जो होता था, इसमें मुख्य रूप से जो है वो घड़े मिले हैं। इनका उपयोग ये होता था, पकाने के बाद इनके बाहरी हिस्से को किसी विशेष प्रकार के उपकरण के द्वारा घिस करके चमका दिया जाता था। अभी इसके बाद हम बात करें तो कौन सा टॉपिक आता है हमारा मृदभांड के बाद, उपकरण। तो यहाँ हमें कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं, कुल्हाड़ी, ब्लेड तथा गोफन। गोफन उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा छेनी, हथौड़ा, ये सभी उपकरण हमें यहाँ से साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पे उपकरण को देखा। इसके पश्चात यदि हम बात करें पशुपालन या कृषि की, या कृषि की बात करें तो पशुपालन में ये मवेशी तथा
भेड़ एवं बकरियों को पालते थे। इस शिकार की बात करें तो शिकार में हमें यहाँ हिरण तथा जंगली सुअर के साक्ष्य मिलते हैं। जलीय जीवों की बात करें तो मछली तथा कछुओं की साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। हमें यहाँ पे जो मुख्य रूप से पशु पालन में देखा जाए तो महागणा से हमें एक बहुत बड़ा बाड़े के साक्ष्य मिलता है, जिसमें लगभग 28 स्तंभ गर्तों के साक्ष्य मिलते हैं और प्रत्येक स्तंभ गर्त के बीच की दूरी जो है 1.90 मीटर थी। यानी करीब देखा जाए तो 28 दूनी 56 मीटर के एरिए को ये कवर किए हुए थे। यहाँ से स्तंभ गर्त मिलता है। इसमें पूर्व की तरफ एक द्वार तथा पश्चिम की ओर 2 द्वार 3 द्वार यहाँ से देखने को मिलते हैं तथा इसके अंदर से भेड़ बकरियों के खुर के निशान प्राप्त होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा पशुपालन यहीं तक था। अब यदि हम उनके कृषि की बात करें तो कृषि में हमने जैसे आपको देखा था, मृदुभांड के निर्माण संरचना में जो है ये धान की भूसी तथा जो है पुआल का उपयोग करते थे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो हमें साक्ष्य मिलता है वो हमें यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिलता है और चावल ही इनका मुख्य खाद्यान्न के रूप में पहचान की जाती है पशुपालन में। अब इसके बाद यदि हम बात करेंगे कालानुक्रम की, यदि हम कालानुक्रम की बात करें तो इनके जो मुख्य कुछ डाटा है उसमें आपको हमको लिखवाना पड़ेगा। तो कोल्डिग्युआ सबसे पहले इसमें एक हेडिंग रहेगी, कोल्डिग्युआ से प्राप्त साक्ष्यों की कार्बन डेटिंग। इसमें जो हमारा पहला है वो है PRL 101। ये जो है यहाँ पे साक्ष्य की जो है ID नंबर है वो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है 4530 प्लस माइनस 185 ईसा पूर्व की डेटिंग जाती है, जो PRL नंबर 101 पे है। यदि हम बात करें PRL नंबर 100 की, यहाँ से हमें 5440 प्लस माइनस 240 ईसा पूर्व की डेटिंग प्राप्त होती है। PRL नंबर 224 की बात करें, यहाँ से हमें 6657 प्लस माइनस 210 ईसा पूर्व की डेटिंग प्राप्त होती है। यदि महागणा से बात करें, महागणा से प्राप्त साक्ष्यों की कार्बन डेटिंग PRL 409 1400 प्लस माइनस 150 ईसा पूर्व। PRL नंबर 408 1330 प्लस माइनस 120 ईसा पूर्व। PRL नंबर 407 1440 से प्लस माइनस 100 ईसा पूर्व की डेटिंग प्राप्त होती है। देखिए जो मेजबान डोरी वाले भी थे इनको हमने आपको बताया था 5000 से 6 ईसा पूर्व के हैं, और जो इनकी औसतन कालानुक्रम माना जाता है वो 5000 से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये कहीं कहीं आपको 6000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक को भी देखने को मिलेगा। ये हमारा टोटल टॉपिक था उत्तरी विंध्य का क्षेत्र। इसके बाद हम गंगा के मैदान में नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सौरभ मिश्रा का नमस्कार, धन्यवाद।